वकील की फीस, जी हाँ, बार बार प्रश्न आता है। कोर्ट में केस तो लड़ना आसान है, लेकिन वो पैसों की जो बात आती है ना, वो आपको अटका देती है और बड़ा एक झटका देती है। जी हाँ, तो वकील की जो फीस है वो कैसे डिटरमाइन होती है? अगर आप कोर्ट में केस करना चाहते हैं, आप अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं, या आपने एक एस्टिमेट बनाया है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे इतना एक्सपेंस आना चाहिए या खर्चे आने चाहिए, तो उस चीज़ को आप डिसाइसिवली कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके पैसों से संबंधित बात करने वाले हैं। अगर आप अपना केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, या लड़ने की सोच रहे हैं, या शुरुआत करने वाले हैं, तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके वकील के खर्चे ही आते हैं कोर्ट में। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है, खासकर वो सिविल मामलों में, जो जमीन जायदाद के केस होते हैं या सिविल नेचर के जो केस होते हैं, जहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, जहां पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर मनी का ट्रांजैक्शन होता है, तो जो सिविल टाइप के जो मैटर होते हैं ना, वहां पर आपका जो खर्चा आता है वो कोर्ट फीस के द्वारा जो आप जमा करते हैं, चाहे आप स्टैम्प ड्यूटी जमा करें या कुछ भी, तो मतलब जो कोर्ट फीस का खर्चा है वो कई बार 5% होता है, कई बार 7% होता है, कई बार 12.5% होता है। तो ये अलग 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 जुरिस्डिक्शन, अलग 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 स्टेट के हिसाब से अलग अलग कोर्ट फीस होती है। इसके अलग अलग से कोर्ट फीस एक्ट बना हुआ है। तो आपको ये समझना है कि इन दोनों में से क्या, अगर क्रिमिनल या किसी और नेचर का केस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिविल नेचर का केस है तो वहां पर दो बड़े खर्चे आ गए। एक तो वकील की फीस, और इसके साथ ही साथ दूसरी जो सबसे बड़ी फीस आपको देनी होती है वो होती है कोर्ट फीस। अब वकील की फीस के बारे में, अगर, क्योंकि कोर्ट फीस जो है वो तो देनी पड़ेगी, उसमें तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे कम किया जाए, वो एक बार अपने लॉयर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। बट वो क्वेश्चन एक बड़ा ही वाइड क्वेश्चन है, उसमें आपके पैसे बच जाएं इस बात की संभावना बड़ी कम होती है। जहाँ पर डिटरमाइन किया गया है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर 10 लाख रुपये का क्लेम कर रहे हैं और कोर्ट फीस 10% है, मतलब 1 लाख रुपये सिविल केस में आपको जमा करनी ही पड़ेगी। जब तक आप नहीं करेंगे वो आपकी प्री मैच्योर पिटीशन होती है, मतलब वो पिटीशन अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुई, कोर्ट उसमें नोटिस नहीं करेगा, या आपको एक अलग एप्लीकेशन देनी होती है कि साहब 5 लाख रुपए 50,000 रुपये जमा कर दिया, 50,000 हम थोड़े समय में कर देंगे, कोर्ट एग्री कर ले, वेल एंड गुड। कई बार आपको स्टेट के हिसाब से कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ज़रा समझ लीजिएगा। जैसे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए फीस में कुछ रिडक्शन होता है, कम रहता है, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन अमूमन इसे अगर छोड़ दें और वकील की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो वो कई पैरामीटर्स में होती है। देखिए, अब जो वकील है वो प्रैक्टिस उनकी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, उनका काम कैसा चल रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम कैसा चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और इसी के आधार पर दाम क्या है वो डिटरमाइन करता है। कई वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की रीजनेबल होती है। आपको यह समझना है कि कौन सा वकील आपके किस काम के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अगर कोई सिविल नेचर का केस है, आप सिविल के लॉयर के पास में जाएं, उसमें भी 3 तरह की कैटेगरी आप समझ सकते हैं। एक तो शुरुआत की प्रैक्टिस करने वाले, 1 साल से लेकर के 5 साल तक के वकील। दूसरी प्रैक्टिस उनकी होती है जो 5 साल से लेकर के 10 या 15 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अमूमन 10 से 15 साल की प्रैक्टिस वाले जो लॉयर्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। उसके बाद के जो लॉयर्स हैं बड़े सीनियर लॉयर्स होते हैं, उनकी बड़ी मोटी फीस होती है, मतलब एक काम करेंगे बट उसी में अपना नाम करेंगे और उसी में अपना दाम करेंगे, तो उनकी बात अलग है। तो ये लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है। तो आपको ज़रा समझ लेना होगा कि आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से आपके खर्चे कितने लगने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में ट्यूबलाइट या बल्ब को चेंज करना है तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपके घर का पूरा फ्यूज़ या पूरा सर्किट ही उड़ गया है और आपको बहुत बड़ा काम करवाना है तो उसके हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा किस काम के लिए क्या दाम आपको देना है। जब कभी भी आप लॉयर के पास में जाएं, हमेशा एक स्क्रूटनी अपने लेवल पे ज़रूर कर लें। 1, 2 या 3 लॉयर के पास में जाकर के कॉन्क्लूसिवली उनकी जो फीस है, स्ट्रक्चर है, वो ज़रा क्लियरली बात कर लें। शुरू में बात करेंगे, बाद में विवाद नहीं होगा, शुरू में बात नहीं करेंगे, बाद में विवाद होगा। तो इस वजह से स्थिति स्पष्ट रखें। जी हाँ, कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। समय थोड़ा अनिश्चित हो सकता है बिकॉज कोर्ट या कानून का मामला है, थोड़ी डेट्स जो है आगे पीछे हो सकती हैं। तो इस वजह से आप लॉयर से ज़रूर उनका फीस स्ट्रक्चर ले लें। अलग अलग केसेस के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल म्यूचुअल डाइवोर्स का ही केस है, अगर हम फैमिली लॉ में बात करते हैं तो आपका वो 10,000 में भी हो सकता है,
या 50,000 में भी हो सकता है। अब ये लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, आप अगर नॉर्मल किसी एक लॉयर से करवा सकते हैं जिसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है, जिससे कानून की समझ है, जो 10,000 20,000 में भी आपका काम कर दे, आप उससे करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और बड़ा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, मुझे तो इसमें कोई एक्सपर्ट लॉयर ही चाहिए और इसमें बड़ा एक्सपीरियंस लॉयर ही चाहिए, तो हो सकता है उसकी फीस थोड़ी मोटी हो जाए। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से, जो आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप कोर्ट के जो वकील हैं उनकी जो फीस है उसको डिटर्मिनेशन आप कीजिए। बट अमूमन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जो वेरिएबल फीस स्ट्रक्चर वाले लॉयर्स होते हैं ना, तो क्लियरली आप बात कर लीजिए, क्योंकि लॉयर कभी स्पष्ट तौर पर आपको फीस अपनी बताते नहीं है। जी हाँ, आप पूछेंगे वो बताएंगे नहीं, घुमा के जवाब देंगे। मैं भी एक लॉयर हूं, लेकिन मैं तो खैर सीधा सीधा कह देता हूं कि भाई इतनी फीस है, करना है तो कीजिए, नहीं करना कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर लॉयर्स आपको बताएंगे नहीं, तो आप एक क्लैरिटी उनसे ले लीजिए। ज़्यादा बेटर हो कि अग्रीमेंट, जैसे विदेशों में तो होते हैं, हमारे देश में तो होते नहीं, बट फिर भी आप उनसे एक रिटर्न में ले लीजिए कि ठीक है, इस काम को करने के लिए इतने 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 फीस आपको देने हैं। कई बार वन टाइम फीस होती है, कई बार स्टेप बाय स्टेप फीस होती है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप फीस को अपने लॉयर को दें। जैसे मान लीजिए आपके केस में 5 या 10 स्टेजेस हैं, तो उन 10 स्टेजेस में 10-20 के हिसाब से जो भी आपका डिटर्मिनेशन है या जो भी आपका अग्रीमेंट या एसेंट है आपके लॉयर के साथ, उस हिसाब से आप अपने फीस को रिलीज करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी वन टाइम फीस शुरू में ही दे करके अपने आप को ना फंसाएं, क्योंकि इससे आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बार में पैसे दे दिए, अगर वो कल को मांगेगा तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उस लॉयर को छोड़ के भी आप किसी और के पास में जाएंगे तो वापस आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। इस वजह से कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा आप ईमानदारी के साथ में अपनी फीस देते जाइए। देने की भी बात नहीं, वकील होशियार होते हैं, वो आपसे ले लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमेशा किस केस के लिए कौन सा लॉयर हम चूज करें। अब देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिस सब्जेक्ट में जिसका एक्सपर्टीज है आपको उसी लॉयर को बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फैमिली लॉ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे फैमिली लॉ अच्छी समझ में है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मेरे लिए फैमिली लॉ के जो केसेस होते हैं वो शायद मैं कम पैसे में भी लोगों के लिए कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में मुझे 10, 15, 20 केसेस करने हैं। अगर मुझे थोड़ा थोड़ा भी मिला तो भी मेरे पास में शाम तक बहुत पैसे हो गए, महीने में बहुत पैसे हो गए, साल में बहुत पैसे हो गए। लेकिन अगर अलग अलग फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं MACT का मैटर ले रहा हूँ, एक दूसरा मैं सिविल का मैटर ले रहा हूँ, तीसरा मैं क्रिमिनल का मैटर ले रहा हूँ, चौथा मैं हाई कोर्ट में अपील के मैटर्स ले रहा हूँ, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक दिन में मैं 2 से 3 से ज़्यादा केसेस कर नहीं पाऊंगा और मेरे को मेरा फीस स्ट्रक्चर बड़ा मोटा रखना पड़ेगा। लेकिन छोटा रखना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली एक ही सब्जेक्ट में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कम मिलेगा ना तो भी मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से मेरा टाइम बचा, मेरा काम बचा, मेरा बर्डन कम हुआ और मेरी फीस भी कम है। इसका बेनिफिट किसे मिल रहा है? क्लाइंट को मिल रहा है। तो आपको हमेशा ऐसे वकील को चुनना है जिसकी फीस आपके हिसाब से डिटरमाइन हो जाए और उसका उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर कोर्ट में एक्सपर्टीज बहुत बड़ा हो। तो इसमें क्या होगा, आपके पैसे बहुत कम लगेंगे, यकीन मानिए बहुत कम लगेंगे। तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आपके पैसे कैसे बचे और बेहतर से बेहतर आपका काम कैसे हो। इसके लिए केवल और केवल एक बात इंपॉर्टेंट है, उसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट सब्जेक्ट लॉयर को आप चूज करें, उसी कोर्ट में जो काम करता हो, एक्सक्लूसिवली उसी सब्जेक्ट को डील करता हो और उसके पास केवल और केवल विशेष तौर पर वही मामले हो। मोटर व्हीकल का केस है, आप उसी के पास दौड़ लगाइए, वो कम में भी आपका बम काम करके देगा, बराबर। अगर फैमिली लॉ का कोई लॉयर है, आप उसके पास में जाइए, आपका कम में बम काम करके देगा। सिविल का एक्सपर्ट भी ऐसे ही आपको काम करके देगा और क्रिमिनल की तो बात ही नहीं रही है। चलिए, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और अगर आपको थोड़ा भी हिंट लगा हो कि अब मुझे कैसे लॉयर को चूज करना है, कैसे अपनी फीस बचानी, कैसे काम करना हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, डायरेक्टली अगर मुझे बात करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, आप सभी का विशेष धन्यवाद।